हम लोग होपफुली प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में हमने बताया था कि किस तरीके से किसी भी डिजीज को हम रेक्टिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका जो हमने बताया था वो ये था कि हम जब डिजीज से इंटरेक्ट होते हैं तो हम कई बार उसका इफेक्ट कम करने के लिए दवा लेते हैं, और दूसरा हमने बताया था कि कई बार हम उसको पूरी जड़ से मिटाने के लिए एफर्ट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के फॉर्म में हमने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है बच्चों, ये बताइए बच्चों, पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स दोनों में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कौन है? पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक, कौन प्राइमरी ट्रीटमेंट है, कौन सा सेकेंडरी है? गुड, शाबाश। किसने दिया है ये आंसर? क्या नाम है भाई? त्रंबकेश्वर ने दिया, आर्यन ने दिया, रौनक ने दिया, निखत, समीर, अक्षर। Okay, good. So everyone has given the right answer that paracetamol is primary treatment because it just reduces the effect of that very symptoms or disease. But in the case of antibiotic, it will take time, and obviously it removes the disease completely or in the whole sense. So we are on the same topic, that is principle of treatment. So class, tell me one thing: which process has getting more time? Whether the very first process, that is primary treatment, will get more time, or secondary treatment will get more time to resolve. Very good. Everyone has given secondary. Okay. Everyone has given secondary. Ayushi, Trambakeshwar, Tanisha, Ronak, Prachi, Rakhat, Drishti, Sumit, Arya, Kulsum. Yeah, secondary treatment will take more time because in the same condition, in the secondary treatment, we need some time to remove the diseases, microbes, because they are huge in amount. And obviously, when something is huge in amount, it will take time to fight for them. And obviously, then resolving it will also take the same time. In that one, immune system also try to boost up, and medicines also try to give us more influence. So combinedly, they both will make you rid of the disease from the microbes or the disease. Next is principle of prevention. Good day. Good day. So class, principle of prevention हम start करेंगे आज. So the very first way is general way of prevention. जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है बच्चों कि हम जनरली किसी डिजीज से बचने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक स्पेसिफिक डिजीज को लेकर के बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम नॉर्मल एक प्रिकॉशन लेते हैं कि हमें किसी भी डिजीज से बचना है। जैसे मास्क लगा लेना, तो मास्क लगाने से आप कोई एक पर्टिकुलर डिजीज से नहीं बचोगे, ठीक है। साफ पानी पीना, इससे आप किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से नहीं बचोगे, आप बहुत सारी डिजीजेस से कंबाइंड फॉर्म में प्रिकॉशन ले रहे हो। मॉस्किटो नेट लगाना, इससे सिर्फ आप एक पर्टिकुलर डिजीज से नहीं बचोगे। तो कहने का मतलब है वो प्रिकॉशंस, वो चीजें जो हम जनरल डिजीजेस से बचने के लिए लेते हैं, दे आर द थिंग्स। इसमें पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन और नॉर्मल नॉर्मल जो रूटीन प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट व्हेन वी कम टू स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, इसका मतलब है हम किसी एक स्पेसिफिक डिजीज को लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को सुनना होगा आप लोगों ने कि कोरोना का डोज लग रहा है, फर्स्ट डोज लग रहा है, सेकेंड डोज लग रहा है। तो ये क्या है? ये कौन सा इम्यून सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं? या हम स्पेसिफिक डिजीज के लिए अपने अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लास, मैं कुछ चीजें इसमें से बता देना चाहता हूं आप लोग को।
हाँ, आप लोगों ने कभी वैक्सीन और मेडिसिन के बारे में फर्क जानने की कोशिश की है? मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से एक बार पूरा करके। मुझे मेडिसिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंटीवेनम, एंटीटॉक्सिन, इन पांचों के बीच में फर्क समझाइए। लिखिएगा मत, हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक करके पूछूंगा। मेडिसिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंटीवेनम, एंटीटॉक्सिन। वैक्सीन इज इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन को ही इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम अभी बताएंगे आपको। कोई भी बच्चा बता सकता है? दो तीन, चलो पांचों नहीं, कम से कम दो तीन बता दो। हाँ समीर, आप बताएंगे, प्लीज गो अहेड। यस सर। सर मेडिसिन मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हो जो उतना भी इन्फेक्शियस नहीं हो, उसको क्योर करने के लिए। ठीक है। सर एंटीबायोटिक मतलब जो सर बैक्टीरिया को सिर्फ किल करे। हम्म। और सर वैक्सीन मीन्स कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है जिसका हम लोग सिंपलेस्ट वे बॉडी में इंटर करा के अपने इम्यून सिस्टम को उसके लिए वैसा करके कि उसको वो खत्म कर सके, उसको वैक्सीन बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। सर एंटी वेनम मतलब कोई ऐसा एनिमल जो वेनमस हो, उससे प्रिवेंशन के लिए हम लोग एंटी वेनम लेंगे। वेरी गुड। और सर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो टॉक्सिक हो और वो गलती से हम लोग के अंदर आ गया, तो उसको से प्रिवेंट करने के लिए इसको एंटी टॉक्सिन लेना पड़ेगा। टॉक्सिक और वेनम में डिफरेंस क्या है? सर टॉक्सिक मतलब सर कोई सब्सटेंस जो पॉइजनस हो, और सर वेनम मतलब कि ऐसा पॉइजनस थिंग्स जो एनिमल द्वारा हो। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा ट्राई किया सुमीर ने, और ऑलमोस्ट हर चीज इसने अच्छा बताया, सही बताया। बहुत अच्छा लगता है जब क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, तो इट मेक्स अस फील प्राउड कि हाँ भाई, बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा आंसर दे सकते हैं जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोगों से, बट यू हैव गिवन। मेडिसिन जो होता है बच्चों, ये आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आप किसी डिजीज से फाइट कर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम, और आपको हेल्प चाहिए, तो हेल्प मेडिसिन से आप ले सकते हैं। तो मेडिसिन क्या करता है, कुछ देर के लिए डिजीज को रोक देगा, इसके इफेक्ट को रोक देगा, या आपके इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट अप करा देगा, लेकिन आपके डिजीज से कंप्लीटली फाइट नहीं करेगा। फाइट इम्यून सिस्टम ही करेगा, मेडिसिन जाके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो मेडिसिन होता है, दवाइयां। एंटीबायोटिक वो होता है बच्चों, जो ये भी एक मेडिसिन का फॉर्म है, लेकिन ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को, या बैक्टीरिया जो पैथोजन होते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन, उनको जाकर के किल करता है, स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया। ये मेडिसिन किसके लिए होता है? बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होता है। इम्यूनिटी रहे ना रहे आपके अंदर, ये जाकर के बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। इम्यूनिटी का हेल्प मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी, ये सेल्फ डिपेंडेंट है अपना। वैक्सीन वो होता है बच्चों कि जब आपके अंदर जैसे कोई डिजीज का खतरा है, ठीक है, जैसे बचपन में आप कई सारे वैक्सीन लगवाते हैं, रेप मतलब हेपेटाइटिस का लगता है, ठीक है, और बहुत सारे डिजीज का लगता है, मुझे रुबेला का लगता है, स्मॉल पॉक्स वगैरह, बहुत सारे उसका वैक्सीनेशन होता है आपका। तो वैक्सीन में एक चीज की जाती है बच्चों, जिस पैथोजन से आपके अंदर वायरस, मतलब जिस पैथोजन से आपके अंदर डिजीज हो रहा है ना, उसी पैथोजन को आपकी बॉडी में दे दिया जाता है। आपके अंदर उसी पैथोजन को क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दे दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जो तुम्हारे अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, उसी पैथोजन को वैक्सीन बनाकर दे दे रहे हैं, तो वह वो पैथोजन तो तुमको मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पैथोजन आपको दिया जाता है, ठीक है, वो पैथोजन पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, डिसआर्म्ड कर दिया जाता है, डिसहार्म्ड कर दिया जाता है। मतलब वो पैथोजन आपके अंदर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, एक्टिवेट नहीं हो सकता। उसका हम लोग कुछ स्ट्रक्चर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है। अब जो पैथोजन इनएक्टिव हो गया है, वो आपके अंदर जाएगा, तो सिंपली वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आपका इम्यूनिटी क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, उसके खिलाफ WBC तैयार कर लेता है। फिर कभी एक्टिव पैथोजन भी आता है आपके अंदर,
तो आपका WBC तो बना हुआ है पहले से, तो वो किल कर देता है। जैसे कोरोना के केस में क्या हुआ, वैक्सीन लगा, तो वैक्सीन में आपको कोरोना ही दिया गया, वैक्सीन में आपके अंदर कोरोना वायरस ही दिया गया था, लेकिन वो इनएक्टिव करके दिया गया। तो जब आपके अंदर वैक्सीन में वायरस दिया गया, तो आपके अंदर उसके लिए एंटीबॉडीज बन गई कि हाँ भाई ये वायरस है। अब वो एक्टिव हो इनएक्टिव हो, उस बॉडी को उससे मतलब नहीं है। बॉडी को इससे मतलब है कि आपके अंदर कोई दूसरी बॉडी आई है जिसको उसे किल करना है, तो आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम बना लिया। अब एक बार इम्यून सिस्टम बन गया, तो अब वो आपके अंदर रहता है कई साल तक। अब अगर सच में आपके अंदर कोरोना वायरस एक्टिव फॉर्म में भी आ जाए, तो आपके आपके WBC पहले से तैयार बैठे हैं उसके लिए, कि जैसे ही आएगा हम लोग अटैक कर देंगे। पहले वैक्सीन आता तो आपका अभी तो WBC बना नहीं था, तब तक वो आपको काफी ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता था। इसी को कहते हैं वैक्सीन। पोलियो में भी होता है, ठीक है। किसी बच्चे ने भी आंसर दिया है, दृष्टि ने दिया, वेरी गुड दृष्टि। ओके, अब हम आते हैं एंटीवेनम। एंटीवेनम वो होता है बच्चों जो जहर के काट के लिए होता है। मतलब अगर जहरीला कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उससे बचने के लिए ठीक है, आपको दिया जाने वाला मेडिसिन एंटीवेनम कहलाता है। जैसे अगर आपको सांप ने, स्कॉर्पियन ने या किसी भी ऐसे एनिमल ने बाइट किया है जिसके अंदर वेनम था, और वो वेनम आपके ब्लड में आ चुका है, तो उससे बचने के लिए जो दवाइयां या जो इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं वो एंटीवेनम कहलाते हैं। एंटीवेनम का इफेक्ट बहुत ही तेज होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिन और वेनम में एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि टॉक्सिन्स जो होते हैं उनका ग्रेजुअल इफेक्ट होता है, और वेनम जो होता है उसका इंस्टेंट इफेक्ट होता है। इंसान में बहुत जल्दी टॉक्सिन का इफेक्ट जल्दी नहीं दिखता है, वेनम का इफेक्ट तुरंत दिख जाता है। और एंटी टॉक्सिन्स वो होते हैं, जो वो मेडिसिन जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब टॉक्सिन्स को लेस टॉक्सिक बनाते हैं, या आपके लीवर को हेल्प करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव आउट करने में या डिजनरेट करने में। समीर ने क्या बोला सर, बायोकेमिकल पाथवेज बता दीजिए, और वो कैसे इफेक्ट होता है कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ऑब्वियसली आपके ऑर्गन्स आपके ऑर्गन्स अपना फंक्शन किसके हेल्प से करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो उनका फंक्शन होता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाने वाला केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल पाथवे कहलाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन एक बार में तो नहीं होता है, उसका पाथवे होता है। कोई 10 स्टेप में हुआ, कोई 15 स्टेप में हुआ। जैसे रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन क्या एक बार में हो जाएगा, नहीं। रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, कई सारी रिएक्शंस होती हैं, इतनी रिएक्शंस है जो गिनी भी नहीं जा सकती। ठीक है, आप पढ़ने बैठोगे तो पूरी किताब लिखी जाएगी उसके ऊपर, इतने रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हम लोग मोटा मोटी छोटे छोटे रिएक्शंस या ब्रॉड बेस पे रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, सारे रिएक्शंस नहीं पढ़ पाते। तो आपके ऑर्गन्स के थ्रू परफॉर्म किए जाने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल पाथवेज। तो आपका हर ऑर्गन मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तब आपके अंदर वो ऑर्गन की एफिशिएंसी शो हो रही है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जाते हैं और किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब एक भी अगर मान लीजिए 15 केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, 15 में से 13 नंबर स्टेप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जाके डिस्टर्ब कर दिया, तो अब 13 की वजह से पूरा का पूरा 15 रिएक्शन इफेक्ट होगा, और वो ऑर्गन क्या करेगा, अपना एफिशिएंसी शो नहीं कर पाएगा। और ऑर्गन जब एफिशिएंसी शो नहीं करता है तो इसका मतलब डिस्टर्ब है, और जब ऑर्गन डिस्टर्ब होता है तो वो बॉडी को डिस्टर्ब करता है, और जिस तरह से डिस्टर्ब करता है उसको हम कहते हैं सिम्टम्स। हाँ, when snake bites the people didn't get the doctor instantly can die very fast। हाँ ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली वेनम का क्या होता है ना, वेनम आपके ब्लड में गया, ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर दिया,
यही वजह है कि कभी भी आप सुनेंगे कहीं पर भी किसी वेनोमस एनिमल ने, जो ज्यादा वेनोमस है, पॉइजनस है, उसने अगर बाइट किया है तो आपको वहां का सर्कुलेशन रोक देना चाहिए, ताकि ब्लड में मिक्सिबिलिटी कम हो जाए उसकी। या कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर बाइट किया है पहले ब्लड को रोक करके उस एरिया का जितना ब्लड है उसको फ्लो करा दिया जाए, निकाल दिया जाए। वो बहुत बेस्ट तरीका होता है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत हेल्प करेगी आगे चल के, अगर इस तरीके से हो सकता है तो। लेकिन टॉक्सिन्स के लिए ऐसा नहीं होता। टॉक्सिन अगर आपने लिया, जैसे आपने शराब ही पी लिया, तो शराब एक टॉक्सिन है, लेकिन वो टॉक्सिन आपको तुरंत नहीं मारेगा। टोबैको एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन वो आपको तुरंत नहीं मारेगा, मारेगा धीरे धीरे मारेगा। ठीक है। नहीं, वेनम के टेस्ट केस में आप एंटी वेनम लोगे ना। इसमें हाँ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको टॉक्सिसिटी आपके अंदर क्रिएट करती हैं। तो इट इज डजंट मीन आप जो फास्ट फूड खा रहे हैं, ये जो आप सॉस वगैरह खा रहे हैं, ये सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन ये बॉडी खुद से टैकल कर लेता है। इस वजह से इसके लिए एंटी टॉक्सिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो क्लास, माई माई पर्टिकुलर व्यू ऑफ मेक यू अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज कि कभी भी आप ये वर्ड सुने, ये टर्म सुने कि मेडिसिन क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, वैक्सीन क्या है, एंटीवेनम क्या है, तो तुम डिस्टर्ब मत होना कि यार ये क्या चीज है, सर ने तो यार सब एक ही साथ बता दिया था। ये सब एक साथ नहीं है, इन सब का अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या होता है, यूज होता है। ठीक है। आपने देखा होगा, अगर डिस्कवरी वगैरह आप देखते होंगे तो स्नेक को बाइट करा करके उसका वेनम निकाला जाता है। उस वेनम को बहुत कम अमाउंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म में दिया जाता है, बहुत कम अमाउंट में। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म उस वेनम से फाइट करने के लिए जो केमिकल्स बनाते हैं, उस केमिकल को इकट्ठा करके क्या करते हैं, हम दवा बना लेते हैं। अब दवा बनाते हैं और उसी दवा को फिर अगर किसी किसी को स्नेक ने बाइट किया तो उस दवा को हम दे देते हैं, उसी को हम एंटी वेनम कहते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए, because when you see something, when you observe something, you should know the reason behind that one। ठीक है। टेलीविजन देखने का मतलब या ये सब चीजें देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज देख ली और उसको ऑब्जर्व करके हटा दिया। भाई, सांप का जहर इतना महंगा क्यों है, सोचना चाहिए ना कि आप। इट इज पेनफुल, इट कुड नॉट बी, इट इज पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है। ठीक है। इतना पेनफुल होता है कि 1 घंटे में आप मतलब दर्द की सारी हदें समझ में आ जाएंगी आपको कि हाँ भाई, ये पेन ऐसा होता है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब भी नाउ नाउ वी कम टू आवर पॉइंट, मैं बताता हूँ। जब तुम्हारा ब्लड, जैसे मान लो ये ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा था, आर्टरीज या वेन्स के अंदर, अब यहाँ का ब्लड क्लॉट हो गया, पीछे ब्लड आके धक्का दे रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये तो ब्लड क्लॉट हो चुका है ना, तो ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, फटने लगती हैं। ब्लड कैपिलरीज फटने लगती हैं तो हार्ट पे जोर पड़ता है। हार्ट क्या होने लगता है, अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से पंप करने लगता है या एग्रेसिव मोड में आ जाता है। फिर हार्ट में पेन शुरू हो जाता है अचानक से, क्योंकि ब्लड तो रेगुलेट नहीं कर रहा है, और ब्लड नहीं रेगुलेट कर रहा है तो सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी रुक रही है। सारे ऑर्गन्स एक एक करके आपको फिर परेशान करेंगे, और हार्ट बेचारा सबकी जिम्मेदारी अकेले नहीं बर्दाश्त कर पाता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों में हार्ट अटैक का चांसेस हो जाता है जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो। हाँ हाँ, स्नेक पॉइजन से ही बनता है एंटीवेनम। एक बार आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा कैसे बनता है, आप लोग को बहुत मजा आएगा। कभी कभी इन सब चीजों के लिए भी यूज करना चाहिए यूट्यूब, रील्स वगैरह को छोड़ देना चाहिए 5-10 मिनट के लिए, तो बड़ा ये सब चीजें भी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है देखने में। सो क्लास, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज सेइंग दैट कि अगर तुमको कभी वैक्सीन लगाया जाए, या कभी आप सुनो कि छोटे से बच्चे को वैक्सीन लगाने जाना है, इसका टीकाकरण होगा किसी भी चीज का, तो उस वैक्सीन का मतलब ये समझ लीजिए कि उस इंसान के अंदर आप वायरस देने जा रहे हो, लेकिन वो वायरस क्या है, इनएक्टिव है, नॉन पैथोजेनिक है, जिसके वजह से वायरस तो आपके अंदर कुछ नहीं करता, लेकिन आपके अंदर उसके लिए क्या बन जाता है, इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाता है। ठीक है। ताकि कभी भी इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी
वो वायरस आपके अंदर एक्टिव फॉर्म में आए तो आपका एंटीबॉडी पहले से क्या रहे उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, तान्या कुछ कहना चाह रही है, प्लीज। सर जैसे कि बियर ग्रिल्स जो है सर, वो तो स्नेक्स खाता है, ये सब वेनम वाला भी कुछ कुछ खा लेता है, तो उसको तो कुछ नहीं होता है उतना स्नेक खास। स्नेक में वेनम का कुछ पोर्शन होता है, ठीक है, वो अपने सलाइवरी ग्लैंड के एक पार्ट से पॉइजन सिक्रीट करता है। अगर आप ओ, उतना पार्ट कट कर देंगे और बाकी का पोर्शन देखेंगे तो उसमें सांप के अंदर ही अगर उसका जहर चला जाए तो भी वो मर जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो स्नेक जो अपना पॉइजन सिक्रीट करता है वो एक पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू टीथ में लाता है और टीथ के थ्रू बाइट करता है, अपनी बॉडी के अंदर कभी नहीं लेता अपना वेनम वो। इसीलिए चलिए ठीक है, आप लोग बियर ग्रिल्स को देखते हैं एनी हाउ किसी को भी देखिए, उसको समझिए भी कि व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। अच्छा, बियर ग्रिल्स का एक्चुअली क्या केस है कि है 5 मिनट आप लोग का टाइम है, 5 मिनट डिस्कस किया जाए कुछ बियर ग्रिल्स के बारे में। हैंड रेज करो, है टाइम? एक ही बच्चे के पास टाइम है, चलो 10 बच्चों के पास टाइम है, 17 बच्चों के पास, मतलब हम मेजोरिटी में आ गए, 20 बच्चे हो गए, वाह। चलो ठीक है, एक्चुअली क्या था कि जब मैं आपकी एज में था तो, या आपकी एज के बाद भी कई सालों बाद तक, मैं बियर ग्रिल्स का बहुत बड़ा फैन था। ऑब्वियसली द वे ही इज डूइंग द एफर्ट, द वे ही इज डूइंग द वर्क एंड द नॉलेज दैट ही इज हैविंग अबाउट एनीथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया यार कि बियर ग्रिल्स अपना कैमरा लेके नहीं चलता, उसका कैमरामैन उसके साथ होता है। जो स्टंट वो कर रहा है वो स्टंट कैमरामैन भी कर रहा होता है। दूसरी बात यह है कि एक आदमी, सोचो आप लोग, एक आदमी बिना कैमरे का जो स्टंट कर रहा है, कैमरामैन उसके साथ ही वो स्टंट कैसे कर सकता है कैमरा लेकर के एकदम बिल्कुल पोज में अच्छे से? बहुत मुश्किल वर्क होता है। फिर बियर ग्रिल्स अपने आप को ये शो करता है कि मैं यहाँ पे अकेले फंस गया, ठीक है, कहीं जगह नहीं। लेकिन बियर ग्रिल्स के आसपास, ठीक है, हजारों स्पॉटेड जगह होती हैं। बियर ग्रिल्स को कभी बहुत खतरनाक जानवर से लड़ाई करते हुए नहीं दिखाया गया, उसके हमेशा अगल बगल फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं। उसको कोई भी एक्शन करने के लिए पहले टेस्ट किया जाता है कि कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके बाद फिर वो चीज वो करता है। नो डाउट उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन 99% जो उसमें दिखाई जा रही, जो डेयरनेस दिखाई जा रही है, जिसको लेकर कई बच्चे पागल से हुए पड़ते हैं, सोचते हैं कि यार वो टार्जन है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। He is flexible, he is knowledgeable, but the thing that he is doing is cheating. जो वो काम कर रहा है वो चीटिंग कर रहा है एक्चुअली। वो बता रहा है कैसे आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जंगल में कैसे निकल जाएंगे। कभी गलती से भी बियर ग्रिल्स को फॉलो मत कर लीजिएगा, नहीं तो उसका तो अपना स्टाफ है, कई लोगों का, ठीक है। और जो चीजें वो खाता पीता है, जो चीजें अगर वो खाता पीता है, ऐसा नहीं कि उसके पास फूड नहीं है, उसके पास बहुत सारे फूड्स होते हैं, ठीक है। ये जो टेलीविजन कंटेंट है वो व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेलीविजन में लोग यही चाहते हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा खाए, इससे उसके व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस चैनल के, उसको पैसा इसी चीज का मिलता है, वो खा लेता है। जब तुमको कोई कहे कि तुमको कोई 50 करोड़ देगा एक कीड़ा खाना है, ठीक है, तो तुम सोचोगे नहीं, खा के भले वॉमिट कर दो क्या हो, लेकिन सोचोगे नहीं। तान्या कह रही है आज मुझे पता चला। आप कभी ये सर्च कीजिएगा बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कैमरा सीन ऑफ बियर ग्रिल्स, तो आपको काफी कुछ पता चलेगा कि वो किस तरीके से पार्टीज करता है। वहीं जंगल में बैठकर 10 लोग टेंट लगा करके बढ़िया पार्टी चल रही है, लेकिन उसी कैमरे पे आकर के अकेले डेयरिंग शो करता है। तो दिस थिंग्स, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं तो हो सकता है आप लोग को वो चीज फील नहीं होती होगी, बट हमारे सामने जो चीजें स्पेशली टेलीविजन पे दिखाई जाती हैं, और जो चीजें ये कह के दिखाई जाती हैं कि ये लाइव चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है,
सबसे ज्यादा ड्रामा और सबसे ज्यादा ये सब नौटंकी उसी में होती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे रियलिटी शो आते हैं, उनसे ज्यादा फेक कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बिग बॉस, जैसे बिग बॉस में ड्रामा करने का ही पैसा मिलता है। जो ड्रामा सबसे ज्यादा कर लेगा उसी को सबसे ज्यादा वोटिंग, सारी सारी चीजें मिलती हैं। मैं आज तक कभी नहीं देखा उसको, लेकिन इतना मुझे पता है कि वहां नौटंकी करने का पैसा है। पता नहीं कैसे लोग सेलिब्रिटी बना देते हैं बिग बॉस वालों को, एनीथिंग। So class, I'm not going to discuss more about it. So we have some diseases and yes, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। So class, we have the list of certain diseases in which it has been categorized as pathogen, carriers and their symptoms. कौन सा डिजीज है, किस पैथोजन के थ्रू होता है, कौन उसका कैरियर है और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है इसमें मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। बच्चों कोई नाम बताएगा उस प्रोटोजोआ का जिसके थ्रू होता है? एनीवन? आयुषी और अक्षर दोनों ने हाथ खड़ा किया, तो आयुषी आप बताइए, अक्षर से पूछते हैं, अनन्या ने भी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पूरा सर ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, सही है। बाकी सब बच्चों ने तो चैट में ही आंसर दे दिया, निखत ने, दृष्टि ने, सैयद अली ने, त्र्यंबकेश्वर ने, हाँ समीर ने भी, सबने दे दिया। तो प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर। लेकिन प्लाज्मोडियम ही है या प्लाज्मोडियम की कोई स्पीसीज भी है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बोलते हैं बच्चों। जो इंडिया में मेनली पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं हायर पॉइंट पे लेके चलता हूँ। एक और मलेरिया होता है जो यहाँ का नहीं है, ठीक है, आई थिंक अफ्रीका का है या अफ्रीकन कंट्रीज में किसी का है। उसको हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम बोलते हैं। फैल्सीपेरियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम इज द मोस्ट मैलिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ये सबसे डेंजरस मलेरिया होता है क्योंकि ये ब्रेन पे सीधे अटैक करता है और इसमें इंसान के बचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही लेस होती है। इसीलिए ये फैल्सीपेरियम वाला मलेरिया बहुत ही हार्मफुल है। जबकि वाइवैक्स जो होता है उसके अंदर जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम डेथ रेट है। तो हमारे वहां का जो मलेरिया है वो बीमार कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा वीक कर सकता है, ठीक है, सिम्टम्स कई ज्यादा शो कर सकता है, लेकिन जो डेथ रेट है वो इतना नहीं है यहाँ के मलेरिया में। डिफरेंट नेम्स हाउ, जब भी कोई एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा वैरायटीज पाए जाए, एज सच एक से ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं जिसमें उनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उनकी स्पीसीज अलग हो जाती हैं। जैसे मान लो एक है बासमती राइस, वो कुछ अलग होता है। एक है ड्वार्फ राइस, छोटा वाला जो होता है ना चावल, इतना इतना सा एकदम बिल्कुल। एक बासमती होता है बिल्कुल लंबा सा चावल। तो चावल दोनों है, लेकिन क्या हो गया, अलग हो गए। दाल की कितनी वैरायटीज हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके तो घर पे भी बनता होगा। एक सब्जी है कैबेज या कॉलीफ्लावर, ये सब एक ही फैमिली की मेंबर है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, और इसके तीन चार मेंबर और होते हैं। एक छोटा छोटा सा आता है बिल्कुल गोल गोल सा होता है। तो 6-7 मेंबर होते हैं इनके। तो आप जब एक ही ऑर्गेनिज्म के वैरायटीज पाते हैं तो ये अलग अलग नाम बन जाते हैं, ताकि आप पहचान सकें कि ये वाली वैरायटी इसको कहते हैं, दूसरी वाली उसको बोलते हैं। वरना आप दुकान पे क्या जाके बोलते हैं, लंबा वाला चावल दे दो, छोटा वाला चावल दे दो, महकने वाला चावल दे दो, बदबू करने वाला चावल दे दो, इस तरीके से थोड़े बोलते हैं। क्लास, फैल्सीपेरियम मलेरिया का ही एक प्रोटोजोआ है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक है। जबकि वाइवैक्स जो है उसका
इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। प्लाज्मोडियम को कैरी एनोफिलीज मॉस्किटो करती हैं, जनरली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करती हैं, कभी कभी कॉकरोचेस भी कैरी करते हैं। जब मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को, तो रीजन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि व्हाई फीमेल ओनली कैरीज दिस वेरी प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम को फीमेल एनोफिलीज ही क्यों कैरी करती हैं? तब कई बच्चों ने आंसर दिया था, आज फिर उम्मीद है। अच्छा नहीं, आयुषी बताइए। सर क्योंकि फीमेल हाँ। मॉस्किटो को अपने एग्स को नरिश करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड की जरूरत होती, वेरी गुड। सभी बच्चों ने जिन्होंने चैट में भी बोला है उनका भी आंसर सही है, ठीक है। और आयुषी ने भी सही बताया। सो क्लास, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज हैविंग चिल्स, मतलब ठंडा बुखार। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर। वन थिंग दैट यू शुड नो कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो हमारे अंदर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और मॉस्किटो के अंदर जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन हार्म हमारे अंदर ही करता है, मॉस्किटो को ये हार्म नहीं करता, क्योंकि मॉस्किटो के बॉडी के अंदर इंटर नहीं होता, उनके एलिमेंट्री कैनाल तक जाके फिर आके उनके सलाइवा में ही बैठ जाता है। हमारे अंदर ये लीवर में जाके, आरबीसी में जाके हर तरह से क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो हाँ, तो हमारे अंदर टू नरिश एग दे हैव टू सक ब्लड। अच्छा बच्चों, एक और चीज, आप में से कितने बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? उसके बाद बताऊंगा ये फैक्ट। कुलसुम, समीर, तनिषा, सब 11 बच्चों को पता है, 13 बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस स्टेज तक अपना ब्लड ग्रुप जान गए, वरना कई ऐसे लोग हैं जो बूढ़े भी हो जाते हैं, उनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता। अजीब अजीब से लोग बने। चलिए, 19 लोगों को पता है, और बड़ी खुशी की बात है। सब पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। मैं चैट तो अभी पढ़ूंगा नहीं, इतना सारा आंसर आ गया, मैं कैसे पढ़ूंगा? आप में से कितने ऐसे हैं जिनका ओ पॉजिटिव है? जस्ट ओ पॉजिटिव वाले हैंड रेज करें, मैं उन लोगों को देखना चाहूंगा। तान्या, आर्यन, आर्या, त्रंबकेश्वर, दृष्टि, आर्यन राज, अक्षर। ओके, मेरा भी ओ पॉजिटिव है, मैं इसीलिए आप लोगों को जानना चाह रहा था। पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बड़े अच्छा ब्लड ग्रुप कंसिस्ट कर रहे हैं। ओ पॉजिटिव सबको डोनेट कर सकता है, तो आप लोगों को नेचर की तरफ से वो जेनरोसिटी मिली हुई है कि आप लोग प्यार बांटने के लिए आए हैं, खून बांटने के लिए आए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये मैं अपनी तारीफ कर रहा था तुम लोग के बहाने। नेक्स्ट थिंग इज, जो लोग हाँ, हाथ हाथ नीचे कर लीजिए। अब अपने बारे में एक बुरी चीज सुनिए, ठीक है? अच्छा चीज तो सभी सुनते हैं। ओ तान्या, हाथ नीचे कर ले। हाँ, देखिए, ओ पॉजिटिव वालों को सबसे ज्यादा फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है, सबसे ज्यादा। जितने लोग ओ पॉजिटिव होंगे, उन लोगों ने इस चीज का मजा चखा होगा, और उन लोगों को ये चीज फील हुआ होगा। उनको मच्छर बहुत काटते हैं, बगल में कोई बैठा है उसको इतना नहीं काटेगा, लेकिन ओ पॉजिटिव अगर है आपका, ठीक है, तो पूछना ही नहीं है, फिर जिंदगी का मजा लीजिए आप। नो सर, ये जितने नो सर बोल रहे हैं, ये ओ पॉजिटिव नहीं हो सकते। इन्होंने अपना ब्लड ग्रुप गलत ना पाया है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है? या फिर वो 24 घंटा मॉस्किटो नेट के अंदर रहते होंगे, या फिर हो सकता है मच्छरों से उनकी अच्छी पटती हो, उन्होंने दोस्ती कर ली कि भाई मेरा मत खून पीना। मे बी एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, प्रज्वल कह रहा है मेरा बीएफ काटता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपका नहीं काटता, आपको काटेगा, लेकिन ओ पॉजिटिव वाले को, ठीक है, आपको सिर्फ प्यार करेगा,
ओ पॉजिटिव वालों को प्यार भी करेगा, ठीक है, उसको हग भी करेगा, ठीक है, हर चीज, उसका जान नहीं लेगा तब तक छोड़ेगा नहीं, इतना ज्यादा प्यार करता है वो पॉजिटिव वाला, क्योंकि इनके एग की ब्रूडिंग के लिए सबसे अच्छा जो ब्लड होता है वो ओ होता है, ओ पॉजिटिव। तो अगर इनको कहीं ओ पॉजिटिव की स्मेल मिल जाती है तो फिर ये सब, कहते हैं ना, आपको आइसक्रीम में भी 3-4 आइसक्रीम होते हैं जो सबसे ज्यादा टेस्टी लगते, तो एक आध आइसक्रीम ऐसे होते हैं जो सबको ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो वो ओ पॉजिटिव आप वो वाले आइसक्रीम है जो मॉस्किटोज को बहुत पसंद है, आपका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है उन्हें। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, लीजिए मजे जिंदगी के। दृष्टि, क्यों भाई, तुम्हें मॉस्किटो क्यों नहीं काट रहा है? कोई पैक तो नहीं कर लिया तुमने? बाकी बच्चे तो एकदम दिल से एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर ऐसा होता है, एक तुम ही हो जिसने एक्सेप्ट नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट फ्यू फैक्ट्स अबाउट मलेरिया, ठीक है, आगे आप भी कन्वे कर सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त है ओ पॉजिटिव वाला, तो बचने का कोई तरीका नहीं इसका, ठीक है, सिर्फ ये जानिए कि हम लोग जो ओ पॉजिटिव वाले हैं, हम लोग मॉस्किटोज की पहली पसंद है, वी आर देयर फर्स्ट चॉइस, वी आर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्चुअली। अपूर्वा बोलिए। सर ओ पॉजिटिव वाले तो सबसे ब्लड ले सकते हैं, मतलब नहीं नहीं, दे सकते हैं, दे सबको दे सकते हैं, बट ले नहीं सकते, क्यों? इसका रीजन बताने जाऊंगा तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी का खेल होता है, मतलब ये है कि ओ के पास ऐसा यस सर। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर दूसरे ब्लड ग्रुप अटैक करें, इसीलिए ओ सब में चला जाता है। लेकिन ओ के पास ऐसा बहुत कुछ है, एंटीबॉडी उसको बोलते हैं, ओ के पास यस ऐसा सर। बहुत कुछ है कि अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आएगा तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, वो किसी को अपने अंदर आने नहीं देता। तो सर अगर कोई पेशेंट ओ पॉजिटिव है और उसको ब्लड की नीड होती है तो फिर तो ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, कैसे होता होगा? ब्लड बैंक से पैसा दो, ओके सर। कोई मतलब टेंशन सर नहीं। ओ पॉजिटिव मतलब सिर्फ ओ पॉजिटिव से ही ले सकते हैं? ओ पॉजिटिव सिर्फ ओ पॉजिटिव से ही ले सकते हैं, हाँ, ठीक है, ओ नेगेटिव से भी चाहे तो ले सकते हैं वैसे, ठीक है, मतलब ओ से ही लेंगे और किसी से नहीं। और टाइफाइड पे आते हैं। आर्यन, वो प्लाज्मोडियम जो स्लाइम मॉल्स के एग्रीगेशन को बोलते हैं, दैट इज अनदर थिंग, उनको भी प्लाज्मोडियम कहते हैं, लेकिन वो प्लाज्मोडियम एक पूरे ग्रुप का नाम है, यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पूरा एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है, हमने सिर्फ प्लाज्मोडियम बोल दिया, दैट डजंट मीन कि उसका नाम प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम ये पूरा नाम है, और वहां स्लाइम मॉल्स के एग्रीगेशन को सिर्फ प्लाज्मोडियम ही बोलते हैं, उनका पूरा नाम ही प्लाज्मोडियम है। और कोई क्वेश्चन आया है? कुछ बच्चों को मॉस्किटो बहुत काट रहा है, बी पॉजिटिव होके भी कुछ बच्चों को काट रहा है मॉस्किटो, ये आपकी और उसकी मोहब्बत है, फीमेल एनोफिलीज की और आपकी, कि आप लोगों के अंदर इतना अच्छा बाइंडिंग है कि आप उसको ब्लड दे रहे हैं, वो प्यार से ले रहा है, दैट इसके लिए डरिए मत, ठीक है, आपको ओ पॉजिटिव वाला अगर प्यार मिल रहा है तो उसको लीजिए, इट्स ओके। नेक्स्ट इज टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, इसके लिए जो कैरियर है वो फूड होते हैं, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इसमें इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है और तेज बुखार, ये तो सभी जानते हैं, एड्स। टाइफाइड का मैंने बताया था कि नहीं आप लोग को? टाइफाइड में डायफ्राम के पास यहाँ पर चेस्ट के नीचे एक डोम शेप का, मैं ऐसा बना देता हूँ, जैसे ये चेस्ट रीजन है ना, ये चेस्ट रीजन है, तो यहाँ पर एक डोम शेप का येलो पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको टाइफाइड होता है, हाँ मैंने बताया था, ब्लड ट्रांसफर से भी होता है डिजीज,
अच्छा, ये डिजीज हाँ हो सकता है ब्लड ट्रांसफर से भी, ऑब्वियसली। हाँ, क्लोरोक्विनिन यूज किया जाता है दृष्टि, दैट इज ओके ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मलेरिया से हम बच नहीं सकते, हमने कहा ना कि इसका डेथ रेट कम है क्योंकि इसका मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन फैल्सीपेरियम के लिए नहीं है, ये वाइवेक्स के लिए है। नाउ द नेक्स्ट इज एड्स। एड्स के बारे में हमने कल ही बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन की जरूरत है। वायरस HIV है, एड्स अपने आप में डिजीज नहीं, पूरा सिंड्रोम है, मतलब कलेक्शन ऑफ डिजीज है, कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटी है, और ये आपके इम्यूनिटी को वीक कर देता है, इतना वीक कर देता है कि कोई भी दूसरा डिजीज आके आपको अटैक कर सकता है और किल कर सकता है। डेंगू जो होता है वो डेंगू वायरस से होता है, नाम ही डेंगू वायरस है उसका। ये जो होता है ये दूसरा एक मॉस्किटो है, ठीक है, जो थोड़ा सा स्लाइट चेंज होता है, उसको फीमेल एडीज मॉस्किटो बोलते हैं। इसमें हेडेक और फीवर कॉमन होता है, ठीक है। वॉर्म्स का डिजीज भी एस्केरिस या एस्केरियासिस करके मैंने डिस्कशन किया था। एस्केरियासिस भी कंटामिनेटेड फूड से ही एंटर करता है आपके अंदर, स्पेशली जो लोग बाहर का खाना वाना खाते हैं उनके अंदर आराम से आ सकता है, और जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा तो इंटेस्टाइन में आपको प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार डायरिया भी हो सकता है, और स्टमक पेन तो होगा ही, वॉमिटिंग भी हो सकती है, इंडाइजेशन भी कॉमन है, बुखार तो होगा ही होगा। काला आजार, काला आजार जो होता है ये भी प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का नाम लेशमानिया है, लेशमानिया डोनोविनी बोलते हैं, लेशमानिया डोनोविनी। तो लेशमानिया जो होता है ये एक फ्लाई है, मॉस्किटो की तरह ही होता है, सैंड फ्लाई बोलते हैं उसको, उससे फैलता है, ठीक है। काला आजार को काला बुखार भी बोलते हैं, बहुत खतरनाक होता है, ब्रेन का वो है, ब्रेन फीवर होता है, कई बार हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत सारे सिम्टम्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके। राउंड वॉर्म्स, अगेन दिस राउंड वॉर्म एंड वॉर्म इज सेम थिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड अबव, ठीक है। सार्स, सार्स का फुल फॉर्म कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? सार्स का फुल फॉर्म? हाँ अनन्या बताइए। सर सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब क्या हुआ? सर अक्यूट का मतलब वेरी सीवियर। इट इज सीवियर, ओके। कुलसुम आप बताइए। एक कुलसुम भाग गई, हाँ चलो दृष्टि आप बताओ, एक्यूट का मतलब? So acute for very short time. वेरी शॉर्ट टाइम। सिंड्रोम मतलब तान्या? सर सिंड्रोम मतलब उसके साइंस और सिम्टम्स। रियली? सिर्फ साइन और सिम्टम्स? सर साइन और सिम्टम्स है, और भी होते हैं सर, बस याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। सार्स में कोई एक कॉमन चीज जो देखने को मिलती है, समीर कहाँ गया ये, अभी तो हैंड रेस किया था इसने। हाँ सर सिंड्रोम बताना था। नहीं, कोई हाँ कोई भी एक जो कॉमन चीज जो देखने को मिलती है। सर किस में? सार्स में, सार्स में कोई एक कॉमन चीज जो देखने को मिलती हो सब में, सभी पेशेंट्स में। सर चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, ठीक है। कुलसुम आप बताइए। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल राइट नाउ कुलसुम, ट्राई वंस अगेन। सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वेरी गुड। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप कह सकते हैं, या फिर फीलिंग ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई जो एंडिंग होती है उसमें लिक्विड की फीलिंग हो जाना बिल्कुल कॉमन होता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रीथ शॉर्ट होगा, जो कि निमोनिया के केसेस में भी
होता है बच्चों, ठीक है। सार्स जो होता है वो बहुत सारे मोड हैं, लेकिन एयर इज द बेस्ट मोड, और आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, कुछ सालों पहले ये वायरस बहुत ज्यादा चला हुआ था, पिग के थ्रू कैरी हो रहा था ह्यूमंस में, ठीक है, और जान ले ले रहा था। H1N1 फ्लू बोल रहे थे इसको हम लोग, खतरनाक था, बट हमने बहुत जल्दी इसका वैक्सीन निकाल लिया था, तो मतलब क्यूरेबल हो गया। मैं एक एक करके बता रहा हूं। हाँ, मतलब जितने भी वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं वो सार्स लाइक सिम्टम्स अपीयर कर सकते हैं। कोरोना भी सार्स लाइक सिम्टम्स अपीयर कर रहा था, पहले वाला जो कोरोना था। मैं रेबीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ अक्षर, पहले ये सारे बीमारियां मैं एक्सप्लेन कर लूं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन रेबीज, ओके। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्वाइन फ्लू में यही था कि क्यूरेबल हो गया बाद में, और पिग के थ्रू कैरी हो रहा था। ये डिजीज रैंडम थे, आए और चले गए। नेक्स्ट क्या है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू में क्या होता है बच्चों, बर्ड फ्लू में वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, ये जनरली किसके अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बर्ड के साथ साथ ये अगर ह्यूमन, कोई जैसे मुर्गियां वगैरह में हो रहा था तो ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे थे, तो उनको भी काफी हद तक नुकसान कर रहा था। और जिन बर्ड्स में होता था वो बर्ड्स अचानक से सुस्त पड़ जाती थी, एक्टिविटी उन लोगों की बहुत मतलब वो हो जाती थी, और ये बहुत तेजी से स्प्रेड होने वाली डिजीज थी, बर्ड फ्लू जिसको हम बोलते हैं। इबोला, इबोला वायरस के बारे में कितने बच्चों ने सुना है? इबोला वायरस भी बहुत आया था तो एकदम जोश के साथ। और अपूर्वा, बोलिए अपूर्वा, क्या जानती हैं आप इबोला के बारे नेम सुना है इस डिजीज का। में? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे होता है, क्या होता है, कभी कुछ? नो सर, बस मैंने इसका नेम सुना था। चलिए ठीक है। इबोला, इबोला वायरस जो होता है बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। अभी भी इसका बहुत ज्यादा इलाज मौजूद नहीं है। अगर ये आपके अंदर हो गया, ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग ये बहुत ज्यादा कॉज करता है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, ठीक है, और ऑर्गन फेलियर के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, और पूरा का पूरा ऑर्गन ही क्या होता है, फेल कर जाता है इसकी वजह से। तो इबोला जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए और बॉडी के फिजियोलॉजी के लिए। सो इबोला जैसी डिजीजेस जो होती हैं, स्पेशली ब्लड कांटेक्ट से बचना चाहिए, ब्लड कांटेक्ट की वजह से ज्यादा होती हैं। और जो एड्स के वजहें थी कैरी होने की, इबोला के भी लेस और मोर सेम वही चीजें हैं, ठीक है। ये सलाइवा से भी कैरी हो सकता है, जबकि एड्स सलाइवा से कैरी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। और बच्चे ने रेबीज बोला था, मैं रेबीज बता देता हूँ। हाँ करता है समीर, मैं रेबीज एक बार बता देता हूँ। रेबीज जो होता है जनरली पेट्स के काटने से होता है, जैसे डॉग वगैरह होते हैं, तो डॉग के टीथ या सलाइवा में ये जो रेबीज होता है, ये वायरस प्रेजेंट होता है। और ये अगर आपके अंदर आ गया रेबीज वायरस, तो ये आपको सबसे ज्यादा ब्रेन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कंफ्यूज रहेंगे आप, ब्रेन आपका अक्सर बुखार रहेगा आपको, और रेबीज बहुत खतरनाक होता है, इट कैन लेड्स टू डेथ ऑल्सो। स्पेशली जो लोग कुत्ता वगैरह पालते हैं उनके अंदर रेबीज बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉमन होता है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि मतलब कभी भी डॉग बाइट कर ले या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो रेबीज का इंजेक्शन आता है, वो लगवा लेना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज रेबीज वायरस हो गया तो ब्रेन को इफेक्ट करेगा ही करेगा, और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो पैरालिसिस कॉज कर सकता है। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, ठीक है।
डायरिया, डायरिया जो होता है ये वाटरी डिस्चार्ज ऑफ फीकल मैटर्स, जो सॉलिड एक्सक्रीटा ह्यूमन बीइंग का निकलता है या जिसको हम हमारा सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लिक्विडी हो, फ्रीक्वेंट हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आए, और साथ ही साथ क्या हो उसमें बहुत ज्यादा वाटर रिलीज हो जाए आपकी बॉडी का। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। अगर डॉग को इंजेक्शन लग चुका है तब भी रेबीज हो सकता है? नहीं, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए एज अ मैटर ऑफ दिस प्रिकॉशन। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हम कुछ डिजीजेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो इतना एंड अप हो गया, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर डिजीजेस that can be non-infectious but highly dangerous for you. Just wait, गलत हो गया। या फिर ऐसा करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कल ही पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया। अभी कोई डिजीज स्टार्ट कराएंगे तो खत्म भी नहीं हो पाएगा, या नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ये इसके बाद कौन सा चैप्टर है बच्चों जो पढ़ना है आपको? नहीं पढ़ना हो तो रिवाइज करना हो कोई चैप्टर, वो बोल दो। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगर हम करेंगे भी तो। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बायो में है, मुझे लगा फिजिक्स में है। नेचुरल रिसोर्सेज, बट वो सिलेबस में नहीं है। अच्छा, सिलेबस में नहीं है तो फिर क्या फायदा? जो सिलेबस में नहीं है तो फिर क्या करोगे पढ़ के उसको? हाँ, बायो का है बट सिलेबस में नहीं है तो हाँ हाँ, यू ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो कॉन्शियस स्टूडेंट्स एंड बीइंग अटेंटिव स्टूडेंट्स। ऐसे ही इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहिए, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्लास में इतने सेंसिटिव होके पढ़ते हैं, अपने कंटेंट्स को सीरियसली लेते हैं। आप लोग वो जनरेशन है जो आने वाले जितने भी बच्चे होंगे आपके टाइम के, ठीक है, उनको बहुत कड़ी टक्कर देंगे, और जो आपसे बड़े होंगे उनको सोचने पर मजबूर करने वाले हैं आप लोग कि ये इतनी कम उम्र में इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सो हैट्स ऑफ टू यू, योर करेज, योर सेंसिटिविटी एंड योर कॉन्शियसनेस। बस 10th के बाद बिगड़िएगा मत, क्योंकि ये सबसे बड़ा एज फैक्टर होता है जिसमें आदमी बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, होमवर्क यही है कि कम से कम 10 नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आप लोग फाइंड आउट कीजिए, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। 10 कोई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और उसका कोई सिम्टम्स देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, बाकी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।